अस्सलाम वालेकुम। भाभी रोज़ मुझसे ताज़ा मछली मंगवाती मगर इस वक्त मुझे बहुत हैरानी होती जब भाभी सारी मछली बगैर पकाई अपने कमरे में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती मछली बहुत मज़े की थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। अब बहन भी लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान सी निकल गई। शमसा भाभी ने मुझसे 1 किलो मछली मंगवाई थी। मैं जैसे ही वो मछली घर लेकर पहुंची भाभी ने शापर मुझसे अचक लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का सी रह गई कि भाभी को क्या हुआ है। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि मेरे भाई भी ऑफिस से जल्दी आ गए थे। इनकी तबीयत खराब थी। मैं सेहन में बैठी थी, जल्दी से उठकर इनके पास आई थी। मैं फिक्रमंद थी मगर वो बोले कि थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर इन्होंने अपने कमरे के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। भाई को शदीद कोफत हुई। इन्होंने दरवाजा पीट डाला मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज ही ना आई। भाई ने मुझे घूर कर पूछा कि शमसा कहाँ है और दरवाजा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई। मैं बोली भाई भाभी कमरे में ही है, शायद आंख लग गई होगी, इनकी आराम कर रही होंगी। भाई ने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। फिर बोले शमसा दरवाजा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज ना दी। मैं भाई का हाथ पकड़कर इन्हें चारपाई के पास ले आई और बोली आप यहाँ बैठ जाएं, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं अब जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और साथ साथ कहती भी जाती कि भाभी दरवाजा खोल दें, भाई आराम करने कर आए हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन अंदर इतना सुकून था कि कोई इंतहा नहीं। मैं भाई के पास आकर बैठ गई। इनका चेहरा गम और गुस्से की वजह से सुर्ख पड़ चुका था। मैं बोली भाई आप मेरे कमरे में आराम कर लें, हो सकता है कि भाभी सो गई हो। सिद्रा भी तो सो रही है ना। भाई ने नफी में सिर हिलाया और मुझसे बोले कि जाओ तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भाई के पास बैठी रही। तब भी भाई के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी लंगड़ाती हुई बाहर निकलने लगी। भाई एकदम गुस्से से उठे और भाभी से गुरा कर बोले कि कमरा अंदर से क्यों बंद किया था। तुम नहीं जानती कि मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे सुपुर्द करके काम की खातिर बाहर निकलता हूँ। तुम हर रोज ये सब भी करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 17 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भाई को गुस्से में देखकर खुद डर गई थी मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली ये आप ज्यादती कर रहे हैं। भाभी ने कभी हम दोनों बहनों को गैर नहीं समझा। वो माँ की तरह हम दोनों बहनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज इनकी तबीयत खराब हो इसलिए सो गई हो। मेरी बात सुनकर भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और इन्होंने मुझे गले लगा लिया था। वो बोली शुक्रिया फातिमा। मैं बोली भाभी शुक्रिया को गोली मारे, आ जाएं किचन में मिलकर मछली बनाते हैं। भाभी एक लम्हे के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली फातिमा मछली तो मैंने खा ली है, अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई थी। मैं हैरत ज्यादा सी खरी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि इन्होंने मछली खा ली है, क्योंकि मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा था। वो कच्ची मछली अपने कमरे में ले गई थी। मैं अपने कमरे में आई और पढ़ते पढ़ते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। मगरिब की अजान से मेरी आंख खुल गई थी। सिद्रा भी जाग गई थी। उन दोनों बहनों ने वजू किया और नमाज पढ़ने लगे। अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। आज भाभी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लगी थी। भाई भी किचन में आ चुके थे। अब भाई बिल्कुल पुरसुकून लग रहे थे। भाभी के साथ भी मामूल की बातें कर रहे थे। मैंने ये सोचकर ये सब नजरअंदाज कर दिया था ये मेरा वहम होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार होकर भाई के साथ चली गई थी। वो ऑफिस जाते हुए मुझे भी अपने साथ ले जाया करते थे। मैं और सिद्रा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। इसके फर्स्ट ईयर के इम्तिहान हो चुके थे इसलिए इसकी छुट्टियां थी, जबकि मैं थर्ड ईयर में थी। मेरे इम्तिहान को भी 2 माह रहते थे। कॉलेज से वापसी पर मैं बस पर सफर करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंचती मैंने भाभी को अपना मुंतजर ही पाया था। वो बोली फातिमा जल्दी से यूनिफॉर्म तब्दील कर लो और मुझे 1 किलो मछली ला दो। फिर वो कमरे से पैसे लेने चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आई थी। मैं भाभी शमसा की फरमाइश पर 1 किलो मछली लेकर आई थी। मैंने भाभी को शापर पकड़ाकर खुशी से कहा कि भाभी आज आप मछली का सालन बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए फक हो गया था। फिर वो अस्बात में सर हिलाकर मछली अपने कमरे में ले गई। एकदम से गिन आई थी कि बदबूदार मछली अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं अपने कंधे अचकाकर अपने कमरे में आकर पढ़ने लगी थी। शाम के वक्त भाई ऑफिस से आए तो मेरे और सिद्रा के लिए खाने पीने की अशिया ले आए थे। भाई की आवाज सुनकर भाभी अपने कमरे से निकली तो वो लंगड़ा के चल रही थी। मैं
हैरान रह गई थी। पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, वो फिर क्यों लंगड़ाती गई हैं। मुझे भाभी पर शक हुआ कि कहीं वो भाई को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती हैं। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ पता चल रहा था कि वो बहुत तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच पर ब्रेक लगाया और भाभी के पास आ गई और इनसे इस्तफार किया कि इनके पाँव पर क्या हुआ है। वो चुप कर गई थी। भाई को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फट से किचन में चली गई थी। मैं अक्सर किचन में भाभी का हाथ बटाया करती थी, आज भी इनकी मदद के लिए किचन में चली गई थी। मैं बोली, भाभी मछली का सोच सोच कर आज मुझे भी बहुत भूख लग गई है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नजरों से देखा था, फिर बोली, फातिमा आज तो घर भिंडी गोश्त बना है। मछली तो मैं खा गई, वाह क्या लजीज मछली थी। मैं हैरत सी रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपने ध्यान में ही थी कि सिद्रा को देख कर चौंक गई थी। वो अपनी फर्स्ट ईयर की किताबें खोली बैठी थी। मैं बोली, जब पढ़ने के दिन थे तब तो पढ़ाई से जान जाती थी, अब क्या फायदा इस पढ़ाई का। मैंने सिद्रा से किताब पकड़ने के लिए हाथ आगे किया, वो इसने मेरा हाथ झटक दिया था और इंतहाई गुस्से से बोली, अभी तो मेरी जान बख्श दिया करें, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश ना किया करें। सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी हैं, 30 साल नहीं जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती रहती हैं। मुझे सिद्रा से इस किस्म के लहजे की हरगिज तवज्जो नहीं थी। सिद्रा ने तो कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की थी। मैं इसको छोड़कर बाहर आकर भाई के पास बैठ गई थी। भाई मुझसे तालीम के मुतालिक सवाल करते रहते थे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग की तरफ था। वो भाई के सामने आने ग्रेश कर रही थी और मुमकिन हद तक कोशिश कर रही थी वो लड़खड़ा कर ना चले। भाई ने मुझे सोचों में गुम पाया तो मुझसे परेशानी की वजह पूछी थी। मैंने बिना लगी लिपेटी भाई को बता दिया कि सिद्रा ने मुझसे बदतमीजी की है। भाई बड़े हैरत ज़दा रह गए थे। फिर इन्होंने सिद्रा को आवाज देकर बुलाया, बोले कि तुम हर वक्त यूं कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर मेरे पास भी बैठा करो। भाई के अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि सिद्रा ने दाढ़ी मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। वो बोली, अम्मी अब्बू तो खुद मर गए, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मुझे छोड़ गए हैं। भाई कहता है कि कमरे में ना बैठो, भाभी कहती है कि घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन ही मेरी दुश्मन बनी हुई है। भाई सिद्रा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर उठे और सिद्रा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, सिद्रा तुम जानती हो मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है, फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोची जा रही हो। सिद्रा कुछ बोले बिना बस रोती चली जा रही थी। सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक इसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफी मांगकर कमरे में चली गई थी। भाई ने भाभी को आवाज देकर बुलाया और बोले, शिमसा आजकल सिद्रा घर में होती है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, कोई बात हुई है। भाभी का चेहरा एकदम ही जर्द पड़ चुका था, वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, फरहाद सिद्रा हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार इससे बोला था कि घर के काम काज में हाथ बटा दिया करो, तुम भी बोर नहीं हुआ करोगी, शायद इसे मेरी ये बात बुरी लगी होगी। कुछ सोचने लगे थे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे शिमसा भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बातें फक्त इतनी नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी। खैर अगले दिन भाई हमारे कमरे के लिए टीवी ले आए, अच्छी अच्छी मूवीज ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लाकर सिद्रा के हाथ में थमा दी थी और बोले कि आज के बाद तुम बोर नहीं हुआ करोगी। लूडो भाभी को थमा कर बोले, शिमसा तुम और सिद्रा लूडो खेल लिया करो। मुस्कुराती थी। मैं कमरे में आई तो सिद्रा मुझे बड़ी परखुश लगी थी। वो बोली, फातिमा मैं तो सारा दिन फिल्में देखा करूं, तुम पढ़ाई में सर खपाती रहना। मेरा भी जी लचका गया था। भाई सिद्रा के लिए छोटे बच्चों की फिल्में लेकर आए थे, एनिमेटेड मूवीज। मैं रात देर तक जाग कर पढ़ाई करती रहती थी। पढ़ाई कर रही थी जब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। वो दबे कदमों चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने वो रात के इस पैर छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब कुछ भूल कर बाहर देखती रही थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। सब क्या हो रहा था आखिर, मैं इस फिक्र में घुलती जा रही थी कि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लगता था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और मछली लेने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े तब्दील कर कर अपने कमरे में गई तो ये देख कर दंग रह गई थी। सिद्रा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की किताब को पकड़े बैठी थी। मुझे देख कर वो इस कदर बुकला गई थी कि जल्दी से किताब समेत कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने सोचा कि भाभी को पहले मछली ला दूं तो फिर बाद में सिद्रा को देख लूंगी। ले आई तो भाभी ने मुझसे शापर लिया
दिया और कोई बात किए बिना अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गई थी। मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया और सिद्रा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वो बोली, फातिमा तुम भाभी को रोज रोज ये मछली लाकर मत दिया करो। हैरान रह गई कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ सिद्रा? सिद्रा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। मैं सिद्रा की बात झटका भी नहीं सकती थी क्योंकि वो हर वक्त घर में होती थी। मैंने सिद्रा को कसम देकर मना कर दिया कि वो फिलहाल इस बात का जिक्र किसी से भी ना करे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीक करूंगी, सच सामने आ जाने के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो सिद्रा छत पर चली गई थी। हाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं सिद्रा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब सी हरकतें किया करती थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि भाभी अपने कमरे से निकल आई, वो लंगड़ा कर चाह रही थी। मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ था। मैं बोली, भाभी मछली कहाँ गई? भाभी बोली, मैं तो वो खा गई। खुश जायका मछली थी। मैं चुप कर गई थी। भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई काम काज करने लगी थी। जब अचानक मुड़ कर बोली, फातिमा सिद्रा कहाँ है? मैं बोली, भाभी वो तो छत पर है। भाभी का रंग अचानक ही फक हो गया था। लंगड़ाती हुई छत की जानिब लपकी थी। मैंने सर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। ये दोनों तो पागल हैं, ये भी पागल करेंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बड़ी देर हो गई थी। मैं भी इन दोनों के पीछे छत पर चली गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज बासानी सुन सकती थी। वो सिद्रा को बड़ी बुरी तरह से झड़क रही थी। सिद्रा के रोने की भी आवाज आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए दुख सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने सिद्रा को गले से लगा लिया और प्यार से बोली, लूडो नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? सिद्रा ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी थी। मैं इन दोनों को देख कर रह गई थी। मैंने सिद्रा का हाथ पकड़ा, उसे खींचते हुए अपने साथ नीचे ले आई थी। अपने कमरे में लाकर इससे पूछा, भाभी तुम्हें क्यों झड़क रही थी? सिद्रा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों झगड़ेगी, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं कुछ सोच कर चुप कर गई। मैं बोली, सिद्रा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। इस दिन तुमने मुझे जो बात बताई थी वो सिर्फ तुम्हारे वहम पर ही मुबनी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मुकम्मल सबूत ला कर दो। कल मैं जब भाभी को मछली ला कर दूंगी तो तुम इसके कमरे में छुप कर देखना कि वो मछली कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलती है। मेरी बात सुनकर सिद्रा एकदम से मुस्कुरा दी थी। वो बोली, फातिमा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर मैं अपने जहन में सारा लाइला अमल तरतीब दिए लगी थी। मैं घर पहुंची तो मैंने भाभी को अपना मुंतजिर पाया था। वो बोली, फातिमा जल्दी से मछली ला दो। मैं मुंह हाथ धोने के लिए कमरे में चली गई और सिद्रा को समझा दिया कि जैसे ही मैं भाभी को आवाज देकर बुलाऊंगी तुम इसके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हामी भर ली थी। मैंने भाभी को आवाज दी और बोली, भाभी मछली अब महंगी हो गई है, पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी ला कर देती हूँ पैसे। इतनी देर में सिद्रा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं मछली ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वो मछली मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई थी। मैं बाहर सेन में जले पेड़ की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रही थी। घंटे के बाद भाभी के कमरे का दरवाजा खुला और वो लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। वो किचन में चली गई तो सिद्रा भी इनके कमरे से निकल आई थी। देख कर तो मैं आज दंग ही रह गई कि सिद्रा भी आज लंगड़ाती चल रही थी। मैंने सिद्रा के बाजू को थामा और बोली, सिद्रा क्या मालूम हुआ तुम्हें? सिद्रा बड़ी परेशान सी लग रही थी। फिर वो बोली, फातिमा हमारी भाभी अच्छी किरदार की नहीं है। नहीं जानती कि भाभी के कमरे में खुफिया खिड़की भी है। भाभी मछली लेकर इस खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। फातिमा मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुपा कर घर से बाहर निकलती हैं, मगर तुमने यकीन नहीं किया था। तुम्हें मालूम है कि वो खिड़की बहुत तंग सी है, निकलते हुए पैर पर चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती हैं। मैं भी इस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट के बायस ऐसा न कर पाई। मैंने सिद्रा को कसम दे दी कि वो भाई से इस बात का जिक्र ना करे। वो बोली, मैं पागल नहीं हूँ जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने सिद्रा को एक किताब थमा दी और बोली, तुम इसका मुताला करो। मैं इसका नन्हा सा दिमाग दूसरी जानिब लगाना चाहती थी कि मैं खुद इस शशो पंज में मुतबला थी कि भाई को भाभी के मुतालिक बताऊं या ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छी थी, मगर वो मेरे इकलौते भाई के साथ बेवफाई कर रही थी। ये ही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। न जाने कितनी देर में सोई रही। भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज से उठ बैठी। या अल्लाह खैर, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भाग कर बाहर निकली तो सेन में भाई भाभी और सिद्रा को देखता था। मुझे लगा सिद्रा ने भाई को भाभी की हकीकत बता दी है, जब भी तो वो इस पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। ये देख कर भाई गुस्से से बोले, फातिमा मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुमसे ये भी नहीं संभली। इशारा सिद्रा की जानिब था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भाई क्या हुआ है? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बोले, तुम सिद्रा से सिर्फ मुझे ये मालूम करके बता दो कि छत
सकते वो कौन था। इससे मिलने आया था, एकदम ही खपखपा गई थी। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था। नहीं भाई, मेरी सिद्रा ऐसी नहीं है, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, फरहाद आप भला इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है सुधर जाएगी। भाई अब भाभी को घूर रहे थे, वो बोले मैंने तुम्हें शादी के और रोज ही कह दिया था, ये दोनों लड़कियां फक्त मेरी बहनें ही नहीं बल्कि मैं इनको अपनी बेटियां समझता हूँ। तुम माँ बनकर इनकी तरबियत करना। ये तरबियत की है तुमने इनकी? मैंने सिद्रा का हाथ थामा और उसे अपने कमरे में ले गई और मैं सिद्रा से बोली, तुम मुझे सब सच बता दो कि आखिर क्या हो रहा है। वो रोते रोते बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों इसके शोहर का घर छोड़कर चली जाएं, इसलिए वो ये सब करके हमें बाई की नजरों से गिराना चाहती हैं। सिद्रा की बात ने तो मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र मत करो, हमारे लिए गड़ा खोदने वाले खुद ही इसमें गिर जाएंगे। अगले रोज मैं बाई के साथ कॉलेज जाने लगी तो वो बड़े खामोश से थे, उनकी आंखें सुर्ख अंगाज बन चुकी थी। मैं बोली, भाई आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज लेने आ जाएंगे, मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भाई कुछ कहे बिना चले गए थे, मगर ये शुक्र था कि वो मुझे लेने आ गए थे। मैंने इनसे कहा कि वो घर से बाहर ही रहे, जब मैं इन्हें इशारा करके बुलाऊंगी तभी वो आए। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने मछली की फरमाइश कर दी। थोड़ी देर बाद जब मैं मछली लेने बाहर निकली तो भाई आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैं बोली, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं मछली लेकर घर चली गई तो भाभी मेरे हाथ से शापर अचक कर कमरे में चली गई थी। ये इसी लम्हे का इंतजार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भाई को अपने साथ घर ले आई। भाई के पास एक जदीद किस्म का कार्ड था जिसके जरिए इन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी वहाँ मौजूद नहीं थी। इनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी। भाई इस खिड़की से बाहर जा निकला तो इन्हें भाभी नजर आई। वो तेज तेज कदम उठाए कहीं जा रही थी। भाई इस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और सिद्रा भी बड़ी मुश्किल से इस खिड़की से निकल पाई थी। तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर दराज एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। वो एक असाना था जहाँ लोग दम करवाने और तवीज लेने आते थे। तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर इसका रंग सफेद सा पड़ गया था। ऐसा लगता कि इसमें खून का कतरा भी नहीं है। भाई आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर इन्हें गाल ले आए थे। भाई के तेवर बड़े खतरनाक पड़ चुके थे। वो बोले, शमसा आज अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूँ, झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, सच बोल दो। भी रोने लगी थी। वो बोली, फरहाद अल्लाह गवाह है कि मैंने हमेशा आपकी इन बहनों को अपनी औलाद की तरह समझा है, मगर आप इनकी वजह से मुझ पर शक करते कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती, वजह से अक्सर मुझे सख्त सख्त सी सुना देते थे। मुझे ये वहम हो गया था कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता है कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करती हैं और इसलिए मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बहन से इसके मुतालिक जिक्र किया तो वो बोली कि एक पीर बाबा है जिनका तवीज़ इतना अच्छा है ये शोहर मिट्टी में आ जाता है, इसलिए आप सबसे चुप कर इसके आसाने पर जाने लगी थी। इन्हें कहा कि पूरे 30 दिन 1 किलो मछली लाकर मुझसे दम करवानी है और फिर वो ही मछली नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे ये सब करते हुए 27 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद अपने वजीफे वगैरह पढ़ती रहती, इसलिए मैं सिद्रा का ख्याल नहीं रख पाई। मुझसे चूक हो गई। सिद्रा मोहल्ले के आवारा लड़के काशिफ से मोहब्बत कर बैठी और इसके दरमियान खत्तो किताबात का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। मुझे सिद्रा पर शक हुआ और इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। अब मुझे काशिफ का खत नजर आया। इसमें इसने सिद्रा की बहुत तारीफें लिखी हुई थी। मैंने वो खत सिद्रा को दिखा कर कहा, मैम तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भाई को बता दूंगी, इसलिए बाज आ जाओ। मगर सिद्रा तो मुझे अपनी ही दुश्मन समझने लगी थी। मैं ठान चुकी थी कि 30 दिन का अमल पूरा करने के बाद मैं सिद्रा पर सख्ती करूंगी, मगर ये अमल पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके थे। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ कि मैं सिद्रा का ख्याल नहीं रखा। मैंने सिद्रा की तरफ देखा तो शर्मसारी खड़ी थी, इसका सर झुकता सा जा रहा था। भाई ने आगे बढ़कर सिद्रा के सर पर हाथ रखा, बोले, बेटा अगर काशिफ अच्छा लड़का होता तो मैं इसका निकाह तुम्हारे साथ पढ़वा देता, मगर वो 2 नंबर इंसान है। मोहल्ले की हर लड़की पर इसकी नजर है। सिद्रा रोने लगी और बोली, भाई घर में फुर्सत और तन्हाई थी, इसी वजह से मैं इस गलत काम में मुलव्वस हुई, ना मुझे काशिफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई मुस्कुरा दिए थे। इसके सिर से भारी बोझ सिर गया था। फिर इन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब वो भाभी की खबर लेने वाली हैं। वो भाभी को हमारे सामने नहीं डांटा करते थे। मैं बोली, भाई भाभी को कुछ मत कहिएगा, वो हमारी माँ जैसी हैं। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई थी। अब एक बार से प्यार की फजा हमारे घर पर कायम हो चुकी थी। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इतनी अच्छी कहानियाँ आप